नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एसएससी सीजीएल। साथी, क्या चल रहा है आपका? सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। इसका 3 मार्च का हम एनालिसिस देखने वाले हैं। आज है साथी आपकी 3 मार्च और हम देखने वाले हैं 3 मार्च की एनालिसिस। एसएससी सीजीएल में जीएस जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। क्या देखेंगे? हम देखेंगे जो सीजीएल में जीएस जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही ये आपका टियर 2 यानी कि एसएससी मेंस का एग्जाम है। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था। देखो साथी, कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे। इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे आने वाले शिफ्टों में किस तरह से क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं इनसे संबंधित। ठीक है, तो चलते हैं। आज है साथी 3 मार्च। आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस किसका? सीजीएल टियर 2 का जो एग्जाम चल रहा है, इसका एनालिसिस देखेंगे। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा साथी, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। देखो साथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए मोटिवेशन है। कह रहा है जीवन की हर एक समस्या जो होती है वो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं साथी, धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है दोस्त। धैर्य रखें, समय दें और प्रयास करें, इसलिए समय आपका बदल जाएगा। आज आपके लिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखो साथी, कहा जाता है जो आपके पड़ोसी होते हैं वो तो आपके ऊपर ईंट पत्थर मारेंगे ही। क्या करेंगे? वो आपके ऊपर ईंट पत्थर मारेंगे ही, परंतु व्यक्ति वह अच्छा होता है जो उन ईंट पत्थरों से अपना क्या बना ले? मकान बिल्डअप कर ले, यानी कि मकान बना ले। तो हमें इन समस्याओं को अपनी ताकत बनाना है साथी, धैर्य रखना है और प्रयास करना है और हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमसे किस तरह के क्वेश्चन आज पूछे गए थे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथी, आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉपलर प्रभाव को किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? यानी कि जो डॉपलर प्रभाव था ये पूछा था साथी आपसे, ये किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, डॉपलर प्रभाव में क्या होता है? तो याद रखेंगे ध्वनि की आवर्ती परावर्तन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने, देखो पूरे जो वैज्ञानिक थे डॉपलर, इनका नाम था साथी जॉन डॉपलर। और जॉन डॉपलर ने के नामक वैज्ञानिक ने 1842 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, कब प्रतिपादित किया? तो याद रखेंगे जॉन डॉपलर ने ध्वनि के आवृत्ति परावर्तन को डॉपलर प्रभाव के रूप में प्रतिपादित किया। देखो साथी, इसका कारण क्या होता है? तो याद रखेंगे जिसका कारण क्या होता है, जॉन डॉपलर के नाम पर इस प्रभाव का नाम क्या पड़ गया? तो याद रखेंगे डॉपलर प्रभाव इसका नाम पड़ गया। ये भी याद रखेंगे, जो वैज्ञानिक जॉन डॉपलर थे इन्होंने इस प्रभाव को दिया तो इन्हीं के नाम पर इनका क्या पड़ गया? इसका नाम तो डॉपलर प्रभाव पड़ गया। और आप लोग याद रखेंगे इसमें होता क्या है। देखो साथी, जब किसी ध्वनि का स्रोत, जैसे मान लीजिए आपके पास बस है, बस काफ़ी दूर से आ रही है, मान लो इस स्थान से बस आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो इन्होंने बताया था कि ये जो ध्वनि होगी इस तरह से बढ़ती जाएगी, एक निश्चित जब आपकी दूरी पर आ जाएगी वो बहुत तेज़ सुनाई देगी, और इसके बाद जब ये तुमसे दूर होती जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये ध्वनि कम होती जाएगी। इसी प्रभाव को दिया था, वही लिखा है इसमें। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि का स्रोत, क्या कहा था साथी? जब किसी ध्वनि का स्रोत या श्रोता यानी कि आप, ये स्रोत हो गया बस और ये हो गया श्रोता यानी कि आप, के बीच अपेक्षित गति बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? इनके बीच की जो गति बढ़ जाती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। ये कहा था इन्होंने। क्या कहा था? जब इसकी अपेक्षित गति बढ़ जाती है ध्वनि की, तो श्रोता को जो ध्वनि होती है, वास्तविक ध्वनि जो होती है, जैसे हम बस के क्लोज खड़े होंगे, यहाँ पर खड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जिस तरह से हमारे बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो ये ध्वनि आपको अपेक्षित यानी कि जो उचित उसकी ध्वनि है वो सुनाई नहीं देगी। यही इन्होंने दिया था कि जब वो अपेक्षित ध्वनि के अलावा वास्तविक ध्वनि जो होती है उससे अलग सुनाई देती है, और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं साथी? इसी को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। इन्होंने यही दिया था। तो कब दिया था? याद रखेंगे 1842 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब दिया था? 1842 में डॉपलर प्रभाव दिया था। यही क्वेश्चन आपसे आज एसएससी सीजीएल ने पूछा था। ये साथी आपके फिजिक्स से संबंधित था, तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई बस है, ये ध्वनि है, ये इस तरह से जब पास या नज़दीक होगी या दूर चली जाएगी तो इसकी जो बस की वास्तविक ध्वनि होगी ये आपको उस तरह से सुनाई नहीं देगी जितनी आपको उसके क्लोज सुनाई देती है।
तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे कब दिया था तो याद रखेंगे 1842 में इसको दिया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है, आपसे जीएस में पूछा था, कुछ कथन निष्कर्ष के हिसाब से क्वेश्चन था। एक विद्यार्थी ने बताया था, साथी कह रहा था, पहला ऑप्शन था उसमें सूर्य कुमार यादव T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ का मतलब है साथी नंबर 1। क्या क्या मतलब है सर्वश्रेष्ठ का मतलब है साथी आपका नंबर 1। तो याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव हाल ही में क्या बने हैं, तो सभी को पता है ये T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने हैं, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा कथन था साथी जसप्रीत बुमराह क्या बना है, तो याद रखेंगे इसके बारे में दूसरा कथन था ये आपका कि जसप्रीत बुमराह जो है ये वनडे और क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने हैं। जो वनडे क्रिकेट है इसके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने हैं। तो याद रखेंगे साथी जो सूर्य कुमार यादव हैं इनके बारे में तो सही कहा गया है। जो साथी आपको पता होगा कि जसप्रीत बुमराह अभी चोटिल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, सभी को पता है ये चल रहे हैं चोटिल। तो ये कैसे बन सकते हैं, ये चोटिल चल रहे हैं, टीम इंडिया से बाहर हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, जसप्रीत बुमराह नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सूर्य कुमार यादव को सभी को पता होगा, इन्होंने अभी हाल ही में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ 1500 रन बनाए हैं, जो सबसे कम गेंदों में बनाए हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके अलावा आप याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह यदि आपको दे देता मोहम्मद सिराज, क्या देता साथी, जो आपके मोहम्मद सिराज है, यदि आपको दे देता मोहम्मद सिराज, तो याद रखेंगे मोहम्मद सिराज जरूर आपके वनडे के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने हैं, यानी कि नंबर 1 गेंदबाज, इनको याद रखेंगे। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह देकर के इन्होंने गलत कर दिया, यानी कि आपका पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा गलत है। देखो यहाँ पर कह रहा है कथन एक सही है, हाँ यही आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यही क्वेश्चन था साथी, आप याद रखेंगे। कथन एक आपका सही है, 2 आपका सही नहीं होगा, ना 1 और 2 होगा, और ना तो 1 ना ही 2 होगा। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। सूर्य कुमार यादव विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं, और जसप्रीत बुमराह को याद नहीं रखेंगे आप, मोहम्मद सिराज को याद रखेंगे। जो मोहम्मद सिराज हैं भारतीय टीम के गेंदबाज, ये आपके नंबर 1 गेंदबाज हैं वनडे में। ठीक है, और T20 में नंबर 1 बॉलर बैटर कौन है, तो याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही एक बार से आप अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। तो आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, कक्षा 1, क्या पूछा था, कक्षा 1 और कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 और कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। इस तरह से आज एक क्वेश्चन आया था साथी, क्या आया था, जो कक्षा 1 से 3 तक के जो विद्यार्थी हैं इनके पढ़ाने के लिए, यानी कि इनमें उत्साह भरने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो याद रखेंगे आपके साथी, इसका नाम है निपुण भारत योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे SSC CGL में, किसमें, तो ये आज की जो 3 मार्च है, इसका जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया है। जो निपुण योजना है ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, नई ऊर्जा के साथ पढ़ाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया है भारत सरकार ने। तो याद रखेंगे जो निपुण योजना है किससे संबंधित हो जाएगी, कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसमें क्या कहा है, तो साथी याद रखेंगे तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास, क्या साथी, शैक्षिक विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई है इस योजना की। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे ये योजना कब से कब तक चलेगी, तो याद रखेंगे इस योजना को साथी चलाया जाएगा सन 2026-27 तक। कब तक, तो याद रखेंगे 2026-27 तक ये चलेगी भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, तीसरी कक्षा के अंत तक के छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो उनको पढ़ना सिखाया जाएगा, यानी कि बच्चा जो कक्षा 1 का होगा वो अक्षर की पहचान करना सीखेगा। उसके बाद जो कक्षा 2 में आएगा वो बच्चा क्या करेगा, लिखने की पहचान कोशिश करेगा। उसके बाद वह अंक गणित सीखेगा, क्या सीखेगा, अंक गणित, यानी कि गणितीय जो अंक होते हैं 1 2 3 इनकी पहचान करेगा, उसके बाद उनको लिखेगा, उसके बाद गुणा भाग सीखेगा। इस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये 2025 और 26 तक चलेगी, इसको याद रखेंगे, यानी कि 26-27 तक चलेगी। इसमें क्या क्या होगा, पढ़ेगा बच्चा, फिर लिखेगा, फिर इसमें अंकगणितीय ज्ञान सीखेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा बच्चे की क्षमता का विकास होगा साथी, क्या होगा, इसमें बच्चे की क्षमता का धीरे धीरे विकास होगा। और साथी याद रखेंगे ये योजना 5 चरणों में लागू होगी। कितने चरणों में, ये योजना आपकी 5 चरणों में लागू होगी। ये सारी की सारी जानकारी आपकी साथी जो अमर उजाला है अखबार, इससे दी गई है। ठीक है, वहीं से हमने आपको छाप के यहाँ पर आपको बता दिया, जो अमर उजाला अखबार है वहाँ पर ये दी गई है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। कह रहा है जो 5 चरणों की ये लागू होगी, ये योजना जो आपकी निपुण भारत योजना है बच्चों के लिए, ये 5 चरणों में लागू होगी, यानी कि देश स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, उसके जिला स्तर के बाद आ जाएगी आपकी ब्लॉक स्तर पर, फिर स्कूली स्तर पर, यानी कि इसमें 5 चरण होगी, पहले राष्ट्र, राज्य, जिला और ब्लॉक और स्कूली। और इसके तहत क्या होगा साथी, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन है जो साथी आपकी नई शिक्षा नीति है। क्या है, नई शिक्षा नीति है, जिसमें 5 + 3 + 4 पर जोर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो याद रखेंगे 5 + 3 + 3 + 4 पर इसमें जोर दिया गया है। और ये जो नई शिक्षा नीति है साथी, ये आपकी आई है कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर। क्योंकि तो याद रखेंगे जो कस्तूरी रंगन समिति थी, इसकी सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आती है और 34 साल बाद आती है, यानी कि इससे पहले आई थी 1986 में,
इसके बाद जब 34 साल बाद आई है तो ये आई है 2020 में। इसी के तहत इस योजना को शुरुआत की गई है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें 5+3+3+4 के फॉर्मूला को प्रयोग किया जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्लास है। यदि पूछ ले कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है तो याद रखेंगे ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है। और यदि पूछ ले नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद आई है तो याद रखेंगे 34 वर्षों बाद। कितने बाद साथी? 34 वर्षों बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के लिए कौन सी योजना हो जाएगी? निपुण भारत योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, किसी रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है? यानी कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जहां पर आप किसी रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थान पर जाएंगे तो आपको पाबंदी नहीं लगेगी। देखो, तो आप याद रखेंगे साथी, ये जानकारी किसने दी है तो याद रखेंगे ये जानकारी भी आपके अमर उजाला में दी गई है। इसमें क्या है साथी? अश्विनी कुमार दुबे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठतम वकील हैं। क्या नाम है इनका? याद रखेंगे अश्विनी कुमार दुबे। इन्होंने अमर उजाला को बताया था कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) है, क्या साथी? अनुच्छेद 15(2) में क्या कहता है? ये कहता है किसी भी नागरिक को किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट या सिनेमा हॉल या ढाबा जैसे जो सार्वजनिक प्रवेश स्थल हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, इनमें प्रवेश के लिए क्या नहीं होगा तो याद रखेंगे लिंग, जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। किस में लिखा है तो याद रखेंगे अनुच्छेद 15(2) में। किस में लिखा है तो अनुच्छेद 15(2) में लिखा है। ये किसने बताया है तो याद रखेंगे अश्विनी कुमार दुबे, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील हैं। इन्हीं से क्वेश्चन ये उठा लिया गया है। जो रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए कोई प्रतिबंध लगा देता है, जैसे जाति के आधार पर तुम उस जाति को नहीं जा सकते हो, या कोई पार्क है वहाँ पर जा रहे हो आप इस जाति को, इस स्थान से या तो इस धर्म के हो, तो इस तरह से जो होगा ये आपको कोई नहीं रोक सकता। वही क्वेश्चन में पूछा है, किसी रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है तो याद रखेंगे अनुच्छेद 15(2). 15 का क्लॉज 2 कहता है कि आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या सिनेमा हॉल या ढाबा जैसी चीज़ों पर जाएंगे तो आपको रोक नहीं लगेगी। क्योंकि साथ ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो जो ढाबा होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं ये तो प्राइवेट होते हैं, लेकिन इन्होंने यह भी कहा था यहाँ पर कि जो ये सभी स्थान है ये निजी संपत्ति हैं, यानी कि प्राइवेट हैं। इसके बावजूद इन सभी को सार्वजनिक सेवाओं में की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखेंगे जितने भी ढाबे हैं या कोई आपका रेस्टोरेंट है या सिनेमा हॉल है, ये प्राइवेट हैं, मानते हैं निजी संपत्ति है, परंतु इन्होंने बताया था अनुच्छेद 15 का 2 कहता है इनको प्राइवेट होने के बावजूद किस में रखा जाता है? सार्वजनिक स्थानों में। यानी कि ये सेवा के लिए बने हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी, वो ढाबा में जा रहा है, ये एक तरह की सेवा है। तो यानी कि ये निजी संपत्ति है परंतु सार्वजनिक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे व्यक्ति के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर 19D तो है जो कहता है पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं। हाँ, ये कहता है सर, जो आपका 19D है ये कहता है आप पूरे भारत में कहीं भी फ्री में भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी रेस्टोरेंट में घुस जाएं, आप मांग के खाना, जो आपका खाना है वो खा लें, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ना कि किसी रेस्टोरेंट में घुसकर आप वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो आपको जो रेस्टोरेंट से संबंधित हो जाएगा, ये जो लिंग, जाति, धर्म और वेशभूषा के आधार पर या विशेष स्थान, जन्म स्थान के आधार पर आपको जो देगा ये अनुच्छेद 15(2) देगा छूट। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने 15(2) लगाया होगा उनका आंसर सही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन की जानकारी भी आपकी एक अखबार से ली गई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो आप एक बार से सेशन को लाइक कर देंगे, साथ ही बहुत मेहनत लगती है इस तरह की क्लास बनाने में और जानकारी जुटाने में। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? आज का अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का सेनापति था? इस तरह से आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था तो याद रखेंगे जो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसका सेनापति कौन था तो याद रखेंगे जफर खान। इसको याद रख लेंगे आप लोग। यदि आपसे पूछ ले जफर खान किस सल्तनत के सुल्तान से था तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था साथी? इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ये साथी जो था अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का था। किसका था तो याद रखेंगे खिलजी वंश का। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतारकर सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था तो अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं का एक सेनापति था जिसका नाम था साथी जफर खान। क्या नाम था तो याद रखेंगे जफर खान नाम था। और याद रखेंगे अलाउद्दीन पूरे भारत में लगभग राज करता था। और जो गुजरात सल्तनत थी, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जफर खान के बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात सल्तनत थी, इस गुजरात सल्तनत का राजा किसे बनाया गया था, यानी कि सेनापति किसे बनाया गया था तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात सल्तनत थी, इसको जो सेनापति था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बनाया था तो याद रखेंगे जफर खान ने। और जफर खान के बारे में एक याद रखेंगे, इसका पूरा नाम था साथी जाम-उद-दीन। क्या नाम था तो याद रखेंगे जाम-उद-दीन जफर खान इसका पूरा नाम था। इसके अलावा याद रखेंगे 1206 में एक आक्रमण होता है साथी, मुल्तान का आक्रमण। मुल्तान अभियान चलता है। इसमें अलाउद्दीन का सेनापति का नेतृत्व कौन करता है तो याद रखेंगे यही जफर खान करता है। कौन करता है तो याद रखेंगे जफर खान करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
बे एक और व्यक्ति था इसके साथ, जफर खान के साथ, उसको भी याद रखेंगे। देखो जफर खान कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, जो 1296 में अलाउद्दीन का जो मुल्तान अभियान था, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे एक जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार हुए साथी। कौन हुए? जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी ने बताया ऐसा थी जो जफर खान था, कौन सा थी? जो आपका जफर खान था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो मंगोल आक्रमण हुए थे, नहीं माफ़ी चाहेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण की जांच के लिए इसको नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? तो याद रखेंगे जफर खान को। ये भी कौन कहता है? तो याद रखेंगे जियाउद्दीन बर्नी कहता है। बर्नी कहता है कि जो जफर खान था, इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए, यानी कि जांच करने के किसे नियुक्त किया था? तो ये भी याद रखेंगे, जफर खान को नियुक्त किया था। इसको याद रखेंगे, ये सीजीएल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और टीयर 2 में ये आज आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे किससे हो जाएगा? अलाउद्दीन से हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा अलाउद्दीन की जो एक प्रणाली थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था 1853 में चली भारत की पहली यात्री ट्रेन कितनी दूरी तय की थी? क्या पूछा था साथी? हमसे पूछा था जो 1853 में आपकी भारत की पहली ट्रेन चली थी, इसने कितनी दूरी तय की थी? इस तरह से आज क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853। यहाँ पर 1900 हो गया है, आप याद रख लेंगे, यहाँ पर 1853 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 1853, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब भारत की पहली बार यात्री ट्रेन चलती है 16 अप्रैल 1853 को, तो ये बोरी बंदर साथी, क्या बोरी बंदर कह सकते हैं, या बॉम्बे कह सकते हैं, या बम्बई कह सकते हैं, या मुंबई कह सकते हैं, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम मुंबई है। बोरी बंदर से थाने के बीच, कहाँ से? तो याद रखेंगे मुंबई से थाने के बीच चली थी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो याद रखेंगे मुंबई से थाने के बीच चली थी, और साथ ही इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने की? तो याद रखेंगे इसकी जानकारी मिलती है कहाँ से? तो ये जानकारी भी आपकी दैनिक जागरण से ली गई है। जो मुंबई से थाने के बीच जो ये चली थी ट्रेन, इसकी जानकारी 34 किलोमीटर मिलती है, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 को चली थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे इस ट्रेन में साथी 3 इंजन थे। कितने साथी? इसमें 3 इंजन थे। इन तीनों इंजन में कौन कौन थे? तो याद रखेंगे पहला साहिब था, दूसरा साथी आपका सुल्तान था, तथा तीसरा आपका इंजन का नाम था सिंध। क्या नाम था साथी? तो याद रखेंगे साहिब इंजन, सुल्तान इंजन और सिंध इंजन। याद रखेंगे इसमें कुल 14 डिब्बे थे, जिसमें 3 इंजन थे, और 11 डिब्बे थे, 3 इंजन थे, यानी कि कुल मिलाकर के 14 डिब्बे थे, ये भी याद रखेंगे। इसने लगभग साथी 400 यात्रियों को लेकर सफ़र किया था। जो अपना पहला सफ़र था, इसने लगभग 400 यात्रियों को लेकर किया था। और याद रखेंगे साथी इसने जो दूरी तय की थी 34 किलोमीटर की, तो 1 घंटा 15 मिनट, लगभग 1.25 घंटा में इसने ये दूरी को तय कर लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं भारत के पहली यात्री ट्रेन जो 1853 में चली, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच। इसके अलावा याद रखेंगे इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें 3 इंजन लगे थे, साहेब, सुल्तान और सिंध। इसके अलावा याद रखेंगे इसमें 14 डिब्बे थे, जिसमें 3 इंजन और 11 डिब्बे। इनमें 400 यात्रियों ने यात्रा की, और लगभग 1.25 घंटा तक इसने क्या की? तो अपनी यात्रा की। इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? साथी पूछा गया था जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो याद रखेंगे ये भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। किसके तहत साथी? अनुच्छेद 226 के तहत। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है एग्जामों में, सभी को पता होगा। जो अनुच्छेद 226 है, इसके अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालय, यानी कि यहाँ पर एक दिमाग में आना चाहिए साथी, सर कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखेंगे कुल मिलाकर भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25। और इनके सभी देश के सभी उच्च न्यायालय क्या करेंगे? तो याद रखेंगे हाई कोर्ट। इन्हीं को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट भी कहते हैं। ये क्या करेंगे? मौलिक अधिकार या किसी अन्य अधिकार, जो कानूनी अधिकार है, उनके खिलाफ हो रहा है प्रवर्तन, यानी कि आपका जो हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का, इसके लिए अधिकार क्षेत्र में क्या करेंगे? तो इसके भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को, देखो कोई सरकारी व्यक्ति है या कोई एक संस्था है, इसको एक प्रकार की रिट जारी करेंगे। कहने का मतलब है, यदि आप व्यक्ति हैं कोई, आप यदि सरकारी पद पर हैं और आप जैसे एक टीचर हैं, और टीचर होने के नाते आप अपने स्कूल में तैनात हैं, परंतु वहाँ की सुविधाएं आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे पानी पीने के लिए दूर जा रहे हैं, आपके स्कूल में नल नहीं है, तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि सर यहाँ पर बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये हाईकोर्ट जो होगा अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत क्या करेगा? इस प्राधिकरण यानी कि एक विशेष व्यक्ति को या किसी संस्था को क्या करेगा? रिट जारी करेगा। इसमें क्या क्या रिट होगी सर? दिमाग में आना चाहिए, क्या क्या रेट होगी? तो याद रखेंगे, एक रेट होगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा साथी? बंदी प्रत्यक्षीकरण।
परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा के अलावा हो जाएगा प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करेगा। तो कौन करेगा? हाईकोर्ट जारी करेगा सर, अनुच्छेद 226 के तहत जारी करेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है जो भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है, क्या है साथी? भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय, ये इसको कहते हैं साथी सुप्रीम कोर्ट। ये भी रिट जारी करता है सर, दिमाग में आना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद जो 32 है। कौन सा साथी? आपका जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। इसी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है सर, और अनुच्छेद 32 के तहत आपको कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सर रिट कितने प्रकार की होती है? सर 5 प्रकार की रिट होती है। एक तो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा परमादेश हो जाएगी, उत्प्रेषण हो जाएगी, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। इस तरह की 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कौन सा विधेयक, क्या पूछा था साथी? कौन सा विधेयक आमतौर पर राज्यसभा में पेश नहीं किया होता है? क्या होता है साथी? जो आमतौर पर ऐसा कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में नहीं आता है? तो याद रखेंगे साथी, ऐसा कौन सा विधेयक है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद, याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 कहता है जो आपका धन विधेयक है। क्या साथी? आपका जो धन विधेयक है ये कभी भी, याद रखेंगे कभी भी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे जो अनुच्छेद 110 है इसमें साथी धन विधेयक का उल्लेख मिलता है, और साथी जो धन विधेयक है ये कभी भी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा सर याद रखेंगे जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा जो होती है ये धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए रख सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी ऐसा कौन सा विधेयक है जिसको राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है, तो याद रखेंगे धन विधेयक को। साथी जो आपका धन विधेयक है इसको राज्यसभा किसके लिए रखेगी? तो याद रखेंगे पुनर्विचार के लिए रखेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखेंगे साथी कितने दिन के लिए रख सकती है? अधिकतम। तो याद रखेंगे सर ये आपके 14 दिनों के लिए, जो आपकी राज्यसभा है ये 14 दिनों के लिए धन विधेयक को किसके लिए रख सकती है? पुनर्विचार के लिए ये रख सकती है, या रोक लगा सकती है 14 दिन तक। इसके अलावा नहीं लगा सकती है। ठीक है, यानी कि जो 14 दिन के अलावा यदि 15वां दिन होता है तो धन विधेयक अपने आप पास हो जाएगा और एक कानून बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन यदि पूछ ले साथी धन विधेयक केवल कहाँ आता है, तो याद रखेंगे लोकसभा में। कहाँ पर साथी? लोकसभा में आता है, और कोई भी मंत्री, याद रखेंगे कोई भी मंत्री इसको ला सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए आपका कोई भी मंत्री ला सकता है, और ये लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो धन विधेयक का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सर याद रखेंगे अनुच्छेद 110 में मिलता है, और साथ ही ये सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है? यानी कि लोकसभा में ही लाया जाता है। ये कभी भी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता, याद रखेंगे। और राज्यसभा इस विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके बाद यह स्वतः ही कानून बन जाएगा, कितने? 15वें दिन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, भारत में क्या पूछा था साथी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र, क्या पूछा था साथी? इंपॉर्टेंट है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था सर? हमसे पूछा था सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे। यदि साथी पूछ ले आपसे सरसों अनुसंधान केंद्र, तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य में। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है सर, कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। अब दिमाग में आना चाहिए साथी राजस्थान राज्य में कहाँ है, तो सर याद रखेंगे आप लोग जो भरतपुर है साथी, राजस्थान का भरतपुर जिला है, इसका एक स्थान है जिसका नाम है सीवर। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सर राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पर है? तो भरतपुर के सीवर में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे ये स्थापना होती है 20 अक्टूबर 1993 को। कब होती है साथी? ये 20 अक्टूबर 1993 को स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होगी तो साथी इसके कोई अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, तो याद रखेंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं साथी डॉक्टर पी.के. राय। क्या नाम है? तो याद रखेंगे सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसमें अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर पी.के. राय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को होती है। सर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे सर इसका मुख्य उद्देश्य होता है तेल और पोषण सुरक्षा की जाँच करना। क्या होता है साथी? इंपॉर्टेंट है, जो आपका कड़ुआ तेल आता है, यानी कोई भी सोयाबीन तेल या कोई भी तेल आता है, तो कड़ुआ तेल के लिए सरसों से क्या बनता है? तो सभी को पता है वो कड़ुआ तेल बनता है। तो इसकी गुणवत्ता जांच करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? जब बहुत सारी मात्रा में तेल प्रक्रिया आता है, जनता में जाता है, तो इसकी गुणवत्ता चेक करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये क्या इसका काम क्या हो जाएगा सरसों अनुसंधान का काम? तो तेल की पोषण गुणवत्ता को जाँच करना। ठीक है, इसके अलावा साथी कोई और अनुसंधान है, तो याद रखेंगे साथी आपका रेशम अनुसंधान। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रेशम अनुसंधान सर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे मैसूर में। और सर मैसूर कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कर्नाटक में आपका मैसूर पड़ता है। इसके अलावा सर आपका और कोई अनुसंधान, तो याद रखेंगे भारत में गेहूं और जो अनुसंधान है जो कहाँ पर पड़ता है? तो करनाल में पड़ता है। और करनाल सभी को पता होगा ये कहाँ पर है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। करनाल कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में।
इसके बाद याद रखेंगे सर आप राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है साथी, ये आपका नागपुर में हो जाएगा, और नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं, जो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, राजस्थान के भरतपुर के सीवर में, ठीक है, राजस्थान के जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है इसके सीवर नामक स्थान पर सरसों अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे आपका केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में, इसके अलावा गेहूं और जौ संस्थान करनाल में, और राष्ट्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे सर जो कपास होता है इसके लिए काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से संबंधित है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था। जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति, ये किस समुदाय से संबंधित है, तो आप सभी याद रखेंगे। ये जो आपका सभी को पता है, पहली बात तो ये जो राष्ट्रपति जी हैं ये आपकी आदिवासी हैं। क्या है साथी, आदिवासी। और आदिवासियों में एक समुदाय है जिसका नाम है संथाल समुदाय। क्या है साथी, आपने सुना होगा एक संथाली भाषा के बारे में, ठीक है, तो वही जो संथाल समुदाय है उसी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो इसमें याद रखेंगे संथाल समुदाय से आती हैं कौन, तो भारत की प्रथम नागरिक यानी कि कौन हो जाएंगी वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, इनको याद रखेंगे, संथाल समुदाय से आती हैं। इसके अलावा याद रखेंगे ये जो समुदाय है संथाल समुदाय, आपने कभी सुना होगा संथाल विद्रोह इसके बारे में, तो याद रखा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने वाले समुदाय से एक है। ये जो संथाल समुदाय है ये अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे जो संथाल समुदाय है ये एक पढ़ा लिखा आदिवासी समुदाय है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समुदाय आपके देश को राष्ट्रपति दे सकता है तो ये पढ़ा लिखा ही होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। इसके अलावा आप लोग याद रख लेंगे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर दिमाग में आना चाहिए पहली कौन है, तो याद रखेंगे सभी को पता होगा प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से लेकर 2012 तक रही थी, ठीक है। इसके अलावा सर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर दूसरी बताया था लेकिन पहली बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखें आदिवासी, आदिवासी के रूप में अगर देखा जाए तो पहली महिला है, यदि ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी महिला है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे 20 जून 1958 में इनका जन्म होता है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा सर कि जो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है वर्तमान में जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, तो याद रखेंगे ये आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा याद रखेंगे कहाँ पर जन्म होता है, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में इनका जन्म होता है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा इनके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो श्याम चरण मुर्मू जी इनके कौन है, तो पति है, ठीक है, याद रखेंगे, श्याम चरण मुर्मू जी इनके पति है। और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लेना भूल गया, ये भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति है, इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछ ले भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, कौन हो जाएंगी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति जो आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। क्या आया था सर, आपसे आया था कि जो भारत में बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है ये कौन सा है, तो याद रखेंगे साथी ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उड़ीसा। यदि पूछे बॉक्साइट क्या होता है तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, यानी कि इससे क्या प्राप्त करते हैं हम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यदि पूछ ले साथी उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे जो भारत में कुल उत्पादक होता है बॉक्साइट यानी कुल मात्रा पाई जाती है भंडार है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में आधे से ज़्यादा भंडार हैं। कहाँ पर, तो याद रखेंगे आधे से अधिक भंडार कहाँ पर हो जाएंगे बॉक्साइट के, उड़ीसा में हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखेंगे ये बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम में किया जाता है, ये अभी आपको बताया था, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो उड़ीसा है साथी, जो आपका उड़ीसा है क्या साथी, उड़ीसा इसका काला अंडी, जो काला अंडी क्षेत्र है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछ ले। और जो काला अंडी क्षेत्र जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है यह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में स्थित है, कौन सा, काला अंडी क्षेत्र, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा सर पूछ ले ऐसे कौन से राज्य जहाँ पर और बॉक्साइट होता है, तो याद रखेंगे उड़ीसा के अतिरिक्त आपका झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और तमिलनाडु। ये एक बार पुनः देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, इसके साथ ही उड़ीसा, इनमें क्या होता है, तो भारत में इन सभी राज्यों में बॉक्साइट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है अल्कोहल की अवसंरचना, क्या कह रहा है साथी, अल्कोहल की अवसंरचना कौन सा ग्रुप जानकारी देता है, ऐसा कुछ पूछा था आपसे, पूछा था जो अल्कोहल होता है इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, यानी किस तरह से जानेंगे साथी कि अल्कोहल है ये, तो याद रखेंगे जब साथी कोई ये जब किसी कार्बनिक यौगिक को
जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी ये आप देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए ये जल है, क्या है जल, और जब ये एक H उठकर इस तरफ आ जाए, क्या हो जाए इस तरफ, तो ये आपका OH बन जाएगा। OH ही होता है आपका एल्कोहल, क्या होता है साथी, OH एल्कोहल होता है। जब इस तरह से हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी कि HOH में बदल जाते हैं, तो इससे बना यौगिक क्या कहलाता है साथी, एल्कोहल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कौन सा यौगिक हो जाएगा आपका OH। जो OH संरचना है ये किसकी जानकारी देती है, तो याद रखेंगे एल्कोहल की जानकारी देती है। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले इसमें क्या होता है, तो याद रखेंगे इस यौगिक में उपस्थित एक OH समूह होता है। देखो अभी आपको बताया कौन सा समूह, OH समूह एल्कोहल की जानकारी देता है। यदि पूछ रहे सर इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे CnH2n और OH, क्या हो जाएगा साथी, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n और OH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यदि C1 रखते हैं या C2 रखते हैं, ठीक है, C1 रखेंगे तो CH3OH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल। इसी को साथी कहते हैं जहरीली शराब। क्या कहते हैं साथी, जो आपका मेथिल एल्कोहल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जहरीली शराब। जो आपका CH3OH होता है इसी के पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसी को साथी कच्ची शराब भी कहते हैं। और जो भारत में बिचती है यानी कि ठेकों पर बिचती है, वो कौन सी हो जाएगी, C2H5OH। इसे साथी कहते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, जो आपका एथिल एल्कोहल हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक मिनट, जो आपका एथिल एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, C2H5OH। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ठेकों पर बिचती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो अवसंरचना होगी क्या हमको जानकारी देगी, तो याद रखेंगे OH समूह जो जिसमें जुड़ा मिल जाए, यदि कोई फॉर्मूला है उसमें पीछे OH जुड़ा है, तो याद रखेंगे वो 100% क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि दारू हो जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था LBW, क्या साथी, LBW नामक शब्दावली का संबंध किस खेल से है। LBW नामक जो शब्दावली है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखेंगे देखो यहाँ पर L का मतलब होता है लेग, और B का मतलब होता है बिफोर, और W का मतलब होता है विकेट। क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे LBW का मतलब हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ठीक है, LB जो W है इसको पगबाधा भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको पगबाधा कहते हैं। और पगबाधा बल्लेबाज को आउट करने की एक विधि है, ये इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर बल्लेबाज आया तो आप याद रखेंगे कौन से खेल से हो जाएगी, सभी को पता है क्रिकेट से। जो अपने भारत में सबसे प्रिय खेल है, क्या है इसका नाम, क्रिकेट है, और इसी से संबंधित क्या हो जाएगी आपकी LBW हो जाएगी। लेकिन सर इसमें होता क्या है, आपके दिमाग में आना चाहिए, सभी को पता होगा। फिलहाल इसकी लिखित जानकारी लेते हैं। ठीक है, जो किसी बॉलर के द्वारा फेंकी गई गेंद, यदि आपने गेंद फेंकी, जब किसी बल्लेबाज के बल्ले को बिना छुए, यानी कि बल्ले में ना लगे और विकेट की सीधी दिशा में उसके पैर अथवा पैड पर लगती है, इस स्थिति में अंपायर जो होता है, फील्ड अंपायर, इस स्थिति में मैदान पर खड़ा अंपायर उस बल्लेबाज को आउट करार दे देता है। क्या कर देता है, तो याद रखेंगे जब उसके कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, तो जब उसके बल्ले में गेंद न लगकर विकेट की सीधी रेखा में उसके पैड में लग जाए या पैर में लग जाए, तो क्या हुआ, इस स्थिति में अंपायर जो खड़ा होता है सामने, वो आउट करार देता है। इसी शब्दावली को क्या कहते हैं, हम LBW कहते हैं, यानी कि लेग बिफोर विकेट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी का अर्थ क्या होता है, लेग बिफोर द विकेट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो सभी को पता है किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी क्या रहा था, हमसे पूछा था पिलानी की पुस्तक का नाम क्या है। देखो आज 25 क्वेश्चन में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन सोर्स की जानकारी बच्चों ने दी है। तो याद रखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था पिलानी की पुस्तक का नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे साथी पिलानी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, जो प्लानी था ये कौन था, प्लिनी था कौन, जिसके बारे में हम पुस्तक की जानकारी ले रहा है हमसे एग्जामिनर। तो याद रखेंगे ये एक रोमन भूगोलवेत्ता था। क्या था, रोमन भूगोलवेत्ता, रोमन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भूगोलवेत्ता का मतलब ये मतलब माफी चाहेंगे जो आपका भूगोल यानी कि धरती से संबंधित जानकारी रखता है, ये भूगोलवेत्ता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जियोग्राफिस्ट था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें हैं साथी आपको ऑप्शन दिया होगा, उसमें देख लेंगे जो प्रमुख रचनाएं इसमें, एक तो नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगी, हो सकता है ये ऑप्शन में हो, या फिर लाइफ ऑफ पोम्पनियस, क्या हो जाएगी, लाइफ ऑफ पोम्पनियस हो जाएगी, या डुबियस लैंग्वेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो आपकी डुबियस लैंग्वेज, या फिर कॉस्मोग्राफी। इन सभी में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, तो आप लोग देख लेंगे क्या ऑप्शन था उसमें, नेचुरल हिस्ट्री थी, या लाइफ ऑफ पोम्पनियस थी, या डुबियस लैंग्वेज थी, या कॉस्मोग्राफी थी। इस तरह से ऑप्शन होंगे। ये चारों की चारों रचनाएं किसकी हैं, तो याद रखेंगे प्लिनी की हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सा थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया पहला कारखाना कहाँ स्थित था। इस तरह से क्वेश्चन था, आप लोग याद रखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया पहला कारखाना कहाँ पर था। तो याद रखेंगे साथी डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, तो याद रखेंगे डच कैसे कहते हैं साथी, जो हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड के निवासी हैं इनको क्या कहते हैं, हम डच कहते हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना होती है 1600 में। कब होती है साथी, 1602 में होती है। ठीक है, यहाँ पर
16 शब्दों में लिख गया, 1602 में होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सर स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे इसमें भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो याद रखेंगे इसका नाम था कार्लेनियस डे हंस्तेमान। क्या नाम था साथी? कार्लेनियस डे हंस्तेमान। ये भारत आने वाला पहला डच नागरिक था, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले सर आपसे पूछा गया था जो इसका पहला कारखाना था कहाँ पर खोला गया था, तो याद रखेंगे ये 1605 में। कब साथी? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 1605 में डचों ने भारत के मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश, कहाँ पर साथी? आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे आंध्रा में यानी कि आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा पहला खोला गया कारखाना था, याद रखेंगे। क्या पूछा है कब खोला गया था? तो याद रखेंगे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला जाता है, और कब खोला जाता है? तो 1605 में, इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे डचों का, बच्चों लिख गया है साथी, माफी चाहेंगे, जो आपके डच थे, डचों का पहला गवर्नर कौन था? तो याद रखेंगे पीटर बोथ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पीटर बोथ इनका पहला गवर्नर था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्लेनियस हंस्तेमान इसका कौन था? पहला व्यक्ति था जो भारत आया था। इसके अलावा 1602 में इसकी स्थापना होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1605 में यहाँ पर मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला जाता है, और पीटर बोथ इसका क्या था? पहला गवर्नर था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2022 में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? इस तरह से क्वेश्चन था। क्या था? जो सितंबर माह 2022 में भारत सरकार ने किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? तो याद रखेंगे साथी ये जनजाति थी आपकी कौन सी? सिरमौर जिले की जनजाति थी। सिरमौर जिला कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। यानी कि कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की साथी? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की लगभग 3 लाख आबादी थी इस जनजाति की, इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। सर आप याद रखेंगे, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जनजाति कौन थी? यहाँ पर जनजाति तो मिली ही नहीं, तो याद रखेंगे जो आपकी हाटी समुदाय था। कौन सा थी? जो आपका हाटी समुदाय था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये सिरमौर जिले में निवास करने वाला हाटी समुदाय था। इसके लगभग 154 गांव थे। कितने साथी? 154 गांव थे, और यहाँ पर 14 लगभग 14 जनजातियाँ थी। कितनी? 14 जनजातियाँ थी। इनको कुल मिलाकर के ये 14 जनजातियाँ यहाँ की नहीं है, ये 154 गांव आपके हाटी समुदाय के थे, लेकिन ये 14 जनजातियाँ अन्य राज्यों की हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी भी जनजातियों को कुछ दर्जा मिला है जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का। तो याद रखेंगे हाटी समुदाय कहाँ पर था? ये हिमाचल प्रदेश में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सितंबर 2022 में, हिमाचल प्रदेश समुदाय में कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? तो याद रखेंगे हाटी समुदाय जो सिरमौर जिले यानी कि हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला में निवास करता है, इसको लगभग 154 गाँवों को क्या मिला है? तो याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST होने का दर्जा मिल गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। और जो अनुच्छेद एक आपका 338A है, कौन सा थी? 338A है, इसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से अनुच्छेद में? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 338A में। इसमें कब मिलती है जानकारी? तो याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति की। यदि पूछ ले अनुसूचित जाति की जो आपकी अनुसूचित जाति, इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 338 में। और याद रखेंगे पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, कौन सा थी? जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी जानकारी मिलती है अनुच्छेद 338B में, इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित 2018 का संशोधन था, इसको याद रखेंगे। और 238 में आपकी अनुसूचित जाति हो जाएगी, और इसके अलावा एक जो 338 में आपकी अनुसूचित जाति हो जाएगी, और यानी कि OBC, और इसके अलावा आपकी जो 338A है इसमें हो जाएगी अनुसूचित जनजाति, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य में है? ऐसा क्वेश्चन आया था साथी, जो सर्वाधिक प्रजनन दर है। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपके लिए उसमें करवाया था, CRPF में ये भी पूछा गया था। जब आपका CRPF एग्जाम था ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज सेम क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछ लिया? CGL में। देखिए आप देख सकते हैं कहाँ CRPF कहाँ CGL, इसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया साथी। आपका जो सर्वाधिक प्रजनन दर है ये किस राज्य में? क्योंकि देखो यहाँ पर क्यों पूछा गया है तो दिमाग में आना चाहिए, जो CRPF है साथी, कौन सा थी? जो आपका CRPF है इसका एग्जाम भी TCS कराता है। कौन कराता है? TCS। और जो CGL है इसका एग्जाम भी TCS कराता है। जो TCS है यानी कि टाटा कंसंट्रेशन सर्विस, यही करवाता है। तो ये कोई एग्जाम क्वेश्चन अलग से बनाने नहीं जाएगा, इसके क्वेश्चन यहाँ के वहाँ करता रहता है। CRPF का क्वेश्चन कहाँ पर पूछ लिया आपसे? CGL में। तो याद रखेंगे साथी, जो आपका सर्वाधिक प्रजनन दर है किस राज्य में है? तो याद रखेंगे आपके बिहार राज्य में। कहाँ पर साथी? बिहार राज्य में सर्वाधिक प्रजनन दर है। और याद रखेंगे इसमें 3.2 थी। कितनी साथी? 3.2 इसमें इसकी प्रजनन दर थी, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आपका मेघालय हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार राज्य में है, याद रखेंगे, ठीक है। ये 2021-22 की रिपोर्ट है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले 2011 के अनुसार कहाँ पर थी, तो भी आपकी बिहार में ही थी, तब उस समय थी 3.6, ठीक है। लेकिन 2021-22 की जो रिपोर्ट आई इसमें हो गई आपकी 3.2 यानी कि 0.4 कम हो गई है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था,
कौन सा नियम, ऐसे क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें नियम के, कह रहा था कौन सा नियम तापमान, दाब और आयतन के बीच संबंध को दर्शाता है। ऐसा कौन सा नियम है जो तापमान, आयतन और दाब के बीच संबंध को दर्शाता है? तो याद रखेंगे तापमान, दाब और आयतन के बीच का संबंध को नियम कौन दर्शाता है? बायल का नियम। साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बायल का नियम किसको दर्शाता है? तो तापमान, दाब और आयतन। साथी दिमाग में आना चाहिए सर बायल का नियम है क्या? तो याद रखेंगे बायल के नियम में क्या है? स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन, यानी कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? तो याद रखेंगे दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आयतन को किससे डिनोट करेंगे आप बताएंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्मूला आता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ फॉर्मूला आता है, इसको याद रख लेंगे। तो किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा में आयतन, यानी कि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ताप भी आ रहा है, आयतन भी आ रहा है, और क्या आ रहा है? दाब भी आ रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तापमान, दाब और आयतन के बीच में संबंध कौन सा दर्शाता है? तो याद रखेंगे बायल का नियम। इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो भाग 7 या अनुच्छेद 238 किस वर्ष निरस्त किया गया था? इस तरह से क्वेश्चन था, ये सीजीएल में पूछा गया था आज की डेट में, यानी कि 3 मार्च को इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जो अनुच्छेद, ये भाग 7 या अनुच्छेद 238 ये कब निरस्त किया गया था? इसको याद रखेंगे। तो आप लोग याद रख लेंगे साथी, जो भाग 7 था, कौन सा थी? भाग 7, इसको निरस्त कर दिया गया था 1956 में। कब? 1956 में। याद रखेंगे 1956 में इसको निरस्त कर दिया था। क्यों किया था साथी? क्यों किया था साथी? तो याद रखेंगे आप लोग, 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं भाग 7 या अनुच्छेद 238 किस वर्ष निरस्त किया गया था? तो याद रखिए 1956 में। कब साथी? 1956 में निरस्त किया गया था। क्यों किया गया था? तो साथी याद रखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय राज्यों का क्या हुआ था? विलय हुआ था। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सरदार पटेल के द्वारा। भारत विभिन्न राज्यों में लगभग 563 रियासतों में बटा था, तो उनसे संबंधित भाग 7 बनाया गया था कि भविष्य में आगे चलकर इनको राज्य बनाएंगे। लेकिन साथी क्या होता है? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आ जाता है। कौन सा? तो याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग आ जाता है। इसके तहत फजल अली के नेतृत्व में इन राज्यों का वर्गीकरण हो जाता है। याद रखेंगे इसी के कारण, क्योंकि इसी के लिए रखा गया था। तो याद रखेंगे भाग 7 या 238 इसको निरस्त कर दिया। जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया तो इस तरह से इनको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। और इसी के याद रखेंगे पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन बना था? सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश। इसी अधिनियम के तहत, फजल अली अधिनियम के तहत या राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश आपका पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था। इसको याद रखेंगे। और इसी में साथी भाग 7 या आपका अनुच्छेद 238 इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है साथी, अनुच्छेद का जो 7वां संशोधन था, जो भारतीय संविधान का 7वां संशोधन था, इसके तहत इन सभी को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। तो भाग 7 या अनुच्छेद 238 से पूछ ले कब निरस्त हुआ था? तो 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 14 राज्य बनाए गए थे आपके। कितने? 14 राज्य और 6 आपकी यूटी बना दी गई थी, ठीक है। इनको याद रखेंगे। 14 राज्य और 6 यूटी बनाकर फजल अली ने भाग 7 या अनुच्छेद 238 को खत्म कर दिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसी के तहत साथी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे इस लाइन को। इसी संविधान संशोधन के तहत 1956 में जम्मू कश्मीर को अलग से एक राज्य, विशेष राज्य घोषित किया गया था, और जिसके पास स्वयं का संविधान था, ठीक है। स्वयं का संविधान था, और ये नवंबर 1956 में बना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, इसी के तहत 1956 में जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य बनता है, जिसके पास स्वयं का संविधान होता है, ठीक है। इसी के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 विशेष प्रावधान इसमें दिए गए थे, ठीक है। जो प्रावधान 2019 में 5 अगस्त को खत्म कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो पहले 1956 में प्रावधान दिए गए थे, वो 2019 में इनको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास और एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए प्रतिदिन 8 बजे साथी, कब? तो याद रखेंगे प्रतिदिन 8 बजे इस तरह की क्लास लाते रहेंगे। देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।